द रेशो ऑफ रेडियाई, द रेशो ऑफ रेडियाई, रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई 13Al27 and 52Te125 is approximately इन दोनों की रेडियस का रेशो हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास 6:10, ऑप्शन बी है हमारे पास 13:52, ऑप्शन सी है हमारे पास 40:177 और ऑप्शन डी है हमारे पास 14:7। करो भाई, हमें क्या बताना है, हमें इनकी रेडियाई का रेशो बताना है। और एलिमेंट जो दिए हुए हैं, एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम और एक एलिमेंट है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या ऑप्शन आ गया? ए। देखो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, हमारे पास फॉर्मूला है R = R0 A⁻1/3। तो R1/R2 में कर देता हूँ, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा 27 और एक हो जाएगा 125 और इसकी पावर 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/5, इसकी पावर 3 और 1/3। तो यहाँ से ये जाएगा, कितना बचेगा 3/5, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 6/10। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6/10। सबका आ गया है आंसर, सबका आ जाना चाहिए आंसर। तो ये तो सभी का आ गया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। कल तक हमने बात कर ली थी प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियर रेडियस की, और एक हमने न्यूक्लियस के साइज की बात की थी, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज की। और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी को डिफाइन करूं, डेंसिटी, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इन जनरल में बात कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर ये है तो मास कौन सा है, न्यूक्लियस का मास है। और न्यूक्लियस का जो मास है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे A और mn अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का, 4/3πr³। यहां जो ये mn लिखा हुआ है, mn, ये mn होगा मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं डेंसिटी को, तो ये AMP लिख लो, MN लिख लो, कुछ भी लिख लो, AMU में हमें इसकी वैल्यू चाहिए 4/3π। R की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया R0 A⁻1/3 और इसका हो गया Q। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो AMP या MN आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे रहेगा 4, यहाँ रहेगा पाई, यहाँ रहेगा R0³ और ये बचेगा A। तो A से A कैंसिल हो गया, और A से A जब कैंसिल हो गया तो डेंसिटी जो आई, डेंसिटी कौन सी डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी आई 3mp/4πr0³। अब जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं इनकी, उन वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना, 3mp। mp यानी कि AMU में अगर मैं मास की वैल्यू रख देता हूं 3mp, तो ये हो गया 1.67 × 10⁻⁻27। AMU में यूनिट में चल रहा है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 और R0 की वैल्यू है 1.2 फर्मी। तो 1.2 फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻10 और इसका हो गया Q। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से एक फिक्स वैल्यू निकल के आ जाती है न्यूक्लियर डेंसिटी, वो आ जाती है 1.816 × 10⁻17 kg/m³। तो दो चीजें यहां से पता लग रही है। दो चीजें क्या पता लग रही है, पहली चीज तो ये है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो एटॉमिक मास से
एटॉमिक मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कांस्टेंट एट ऑल वैल्यूज ऑफ रेडियस। डिस्टेंस की हर वैल्यू, सेंटर से हर जगह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। परंतु साथ में इसमें हमें यह भी दिख रहा है कि जो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है देखो कितनी ज्यादा आ रही है, तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाओगे तो वो जो पैकिंग है वो ढीली पड़ती जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियॉन्स है वो दूर होते जाएंगे। दूर होते जाएंगे तो डेंसिटी वहां पर या तो कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। और रेडियस के अंदर अंदर वहां पर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं डेंसिटी और रेडियस के बीच में, ये रेडियस है, तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कब तक है, जब आर की वैल्यू लेस देन आर है या अप्रोक्सीमेटली आर है, और रो की वैल्यू हो जाती है जीरो। ये कब हो जाती है, ये हो जाती है आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। यानी कि अगर ये वो वैल्यू है आर इक्वल्स टू आर नॉट, ये वैल्यू है, तो यहां तक तो डेंसिटी लगभग कांस्टेंट आती है। ये लाइन अभी भी प्रॉपर सीधी नहीं है, ये लगभग कांस्टेंट है, फिर एकदम से ये वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है उसमें जब डिस्टेंस रेडियस से कम है तो उस टाइम डेंसिटी कांस्टेंट चलेगी, अदरवाइज डेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दूसरी चीज यहां पर ये आई कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है, न्यूक्लियस डेंसिटी है, वो एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट है, वो एटॉमिक मास से डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां मैं नोट लगा के भी लिख देता हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। ये लाइन को मैं बार बार हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर केस में एटॉमिक मास इतना है तो न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी है। यदि एटॉमिक मास को इतना कर दिया जाए, उतना टाइम्स कर दिया जाए, तो उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ साफ साफ हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है एटॉमिक मास से। दूसरी चीज क्या आई, दूसरी चीज ये आई कि न्यूक्लियर मैटर है वो हाईली कंप्रेसिबल स्टेट में होगा। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होना। अगर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर देखो डेंसिटी की वैल्यू आ रही है बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब है जो एटम्स हैं उनके बीच में गैप कम हो। गैप कम होने का मतलब है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर मैटर होता है, न्यूक्लियर मैटर मतलब जो न्यूक्लियर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होते हैं। तो न्यूक्लियर मैटर इज इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, न्यूक्लियर मैटर जो है वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, जब मैंने डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, यहां से मेरे पास डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम था, तो अगर मैंने डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, यदि डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा, मास जो होगा, कौन सा मास, न्यूक्लियस का मास, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो न्यूक्लियर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर वॉल्यूम, और आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर साइज। तो यदि डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो न्यूक्लियर मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, या आप उसको बोल सकते हो न्यूक्लियर साइज के। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। सवाल आपसे यहां पर ये नहीं पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है या इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई नहीं पूछेगा। इन तीन चीजों से क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये बनेगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, लीनियरली कांस्टेंट, इस तरह से कुछ पूछ लिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा न्यूक्लियर मैटर इज इन फिल इन द ब्लैंक्स, लूजली कंप्रेस्ड स्टेट, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, तीसरा कुछ होगा, चौथा कुछ होगा। फिर पूछ लिया जाएगा न्यूक्लियर मास इज डिपेंडेंट ऑन, ऑप्शन होगा वॉल्यूम, दूसरा होगा साइज, तीसरा होगा डेंसिटी, चौथा होगा नन ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियर मास, डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर या फिर साइज पर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो भाई, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होगा मेरे पास ये न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है? इसके अंदर या तो प्रोटॉन है और या न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन, मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले रहा हूं, और जो ब्लू कलर में है वो न्यूट्रॉन है, ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन बना दिए और लगभग इतने ही मैंने न्यूट्रॉन बना दिए। अब जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उस पर एक फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज कूलम फोर्स, कूलम फोर्स। और क्योंकि ये सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है तो ये क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, यानी कि यहां पर क्या आएगा? रिपल्शन, रिपेल करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा नहीं, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा नहीं, नो इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अलावा यहां पर एक और फोर्स होगा, वो कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स, है ना, अदर देन। तो अब ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये कैसा होगा नेचर में? अट्रैक्टिव, ये होगा अट्रैक्टिव, और ये होगा रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस है जिसका साइज बहुत छोटा है, इस न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए इस न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स और एक कूलम फोर्स। कूलम फोर्स का नेचर है रिपल्सिव और इस पर्टिकुलर केस में, और न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो है अट्रैक्टिव। तो अगर कूलम फोर्स ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, यानी कि जो नाभिक है उसके टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े हो जाएंगे क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या आप कह लो न्यूक्लियॉन्स हैं, इतने सारे फोर्स लगने के बाद भी इन न्यूक्लियॉन्स को हमें बांध के रखना है, इनको ऐड करके रखना है एक जगह पर। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेबल न्यूक्लियाई। टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेबल न्यूक्लियाई इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिक्वायर्ड, to hold the nucleons, inside the nucleus, to construct a stable nuclei. To construct a stable nuclei is known as binding energy. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है, न्यूक्लियॉन्स है, इनसाइड द न्यूक्लियस टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेबल न्यूक्लियाई इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मेरे को न्यूक्लियस बनाना है, मतलब न्यूक्लियस जो कंस्ट्रक्ट हुआ है स्टेबल न्यूक्लियाई है, उसके पास ये एनर्जी है, ये एनर्जी तो कम से कम उसके पास है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं बीई, तो मेरा कहने का मतलब ये है जो न्यूक्लियस बना हुआ है उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो है ही। अब इसकी वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग हो सकती है, पर कम से कम उसके पास इतनी वैल्यू तो है ही। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे को न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए कम से कम मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, हाँ या ना भाई? न्यूक्लियस जो कंस्ट्रक्ट हुआ है स्टेबल, उसके पास कम से कम ये एनर्जी तो उसके पास पहले से ही पड़ी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, तो मेरे को कम से कम इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना?
बोलो भाई, यस और नो। तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड required to break the nucleus, break the nucleus is known as binding energy। मिनिमम एनर्जी जो चाहिएगी उसको हम क्या नाम देंगे, बाइंडिंग एनर्जी नाम देंगे। यहां तक क्लियर है? अब जो न्यूक्लियस है वो दो चीजों से मिलकर बना है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, एक तो प्रोटॉन है, इसके अंदर है एक प्रोटॉन, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, मैं एक प्रोटॉन बोल रहा हूं। ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया। तो ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दो चीजें हैं इसके अंदर। तो इसका जो मास होगा, न्यूक्लियस का मास, वो इन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटॉन का मास और जिसको एक न्यूक्लियन का मास, कंबाइंडली जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियन। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स एलिमेंट है जिसको मैंने लिखा ZXA, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने हो गए, वो हो गए A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, A माइनस Z। तो यदि मेरे को मास लिखना है न्यूक्लियस का यदि मेरे को मास लिखना है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो एक के लिए है। अब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z है, तो यहां लिख दिया मैंने ZMP, और मेरे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो हैं A माइनस Z, तो उसको लिख दिया मैंने A माइनस Z। तो ये क्या हो गया मेरे पास, मास ऑफ न्यूक्लियस ZMP प्लस A माइनस ZMN। A माइनस Z को हम कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ZMP प्लस NMN। और ये वाला जो मास निकल के आता है इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास। इसको हम क्या नाम देते हैं, अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास। तो ये हमारे पास अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला आया। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अब एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर मास। एक्चुअल न्यूक्लियर मास, उस एक्चुअल न्यूक्लियर मास को मैंने लिख दिया कैपिटल MN। और एक्चुअल न्यूक्लियर मास इज ऑलवेज लेस देन द अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास। ये नोट लगा के भी मैं लिख देता हूं, अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल न्यूक्लियर मास। एक्चुअल न्यूक्लियर मास, इसका मतलब जो मास है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और मास के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेल्टा M, मास डेफिसिट। इसको हम क्या नाम देते हैं, मास डेफिसिट। मास डेफिसिट, जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास और एक्चुअल न्यूक्लियर मास के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मास डेफिसिट। डेल्टा M से हम इसे शो करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ZMP प्लस A माइनस Z स्मॉल m n माइनस कैपिटल MN।
ये हमारे पास आ गया मास डेफिसिट। यदि मैं इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एनर्जी आती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो वो किसके बराबर हो गई, डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यदि इसको मेरे को लिखना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, यदि मेरे को इसको ऐसे लिखना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 931.5 से। 931.5 होगा क्या एक्चुअल में, होगा ये कि इसकी यूनिट आएगी MeV अपॉन सी स्क्वायर, और यहां पर भी सी स्क्वायर लिखा होता है, ये वाला सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मेरे को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं मास डेफिसिट को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा 931.5 से। इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा 931.5 से, मेरे पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आ जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो मैंने मास लिए हुए हैं ये न्यूक्लियर मास है, यही फॉर्मूला बन सकता है एटॉमिक मास के फॉर्म में भी, उसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी जो मैं ले रहा हूं वो न्यूक्लियर मास ले रहा हूं, अभी जिस मास की मैं बात कर रहा हूं वो मास है न्यूक्लियर मास। ये फॉर्मूला एटॉमिक मास के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एटॉमिक मास की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ठीक है, देखो भाई, तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। फॉर्मूला आ गया बाइंडिंग एनर्जी का। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, थोड़ा आगे चल के करेंगे। चलो अभी कर ही लेते हैं इसके न्यूमेरिकल बाइंडिंग एनर्जी के। क्वेश्चन हमें दिया है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब इसमें ए का डिवाइड हो जाए। पहले मैं आपको सिंपल सा कराता हूं, फिर करेंगे थोड़ा सा ढंग का सा। सिंपल सा क्वेश्चन सर्च करने दो पहले मेरे को। ये ले लो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16 is 7.97 mega electron volt, and that of oxygen 17 is 7.75 mega electron volt. The energy required to remove the neutron from O17 is, ऑप्शन ए है 3.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 3.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी है 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां पर जो रिएक्शन बन रही है O17 को तोड़ा जा रहा है, O17 को तोड़ा जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन हो रही होगी, एक न्यूट्रॉन निकल रहा है इसमें से, तो ये बन रहा होगा कुछ ऐसा 0 न्यू N1। तो एनर्जी की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है क्या? इसमें मास दिया हुआ है 7.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी है इसकी।
ये O16 की है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो बताना है। बताओ भाई कैसे करोगे। सिंपल सी इक्वेशन बन रही है भाई, एनर्जी बैलेंस कर दो ना, एनर्जी बैलेंस कर दो, एनर्जी बैलेंस 17 इंटू इसकी एनर्जी कितनी है 7.95 और ये कितना है 16 इंटू इसकी एनर्जी कितनी है 7.97 और इसकी एनर्जी आपको निकालनी है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 इंटू 7.95 माइनस 16 इंटू 7.97। निकालना क्या आंसर आएगा, 17 इंटू 7.95 ये बनेगा 135.15 माइनस ये होगा 16 इंटू 7.97 ये होगा 127। हाँ अच्छा यही आ रहा है, हाँ ठीक है यार, सही है सही है सही है, 127.52। तो इसको डिफरेंस किया तो 135.15 माइनस 127 पॉइंट कितना है 52 7.63 आंसर आ रहा है मेरा। यही आ रहा है क्या सबका, चेक करो एक बार। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये 7.75 है, ये 7.75 है जिसको हमने 7.95 लिखा है, इसको सही करो, इसको सही करो। ये 7.75 है, 7.75 ये वाला, मैंने इसको 97 लिख दिया। तो अब चेक करते हैं वापस। 17 इंटू 7.75 ये आएगा 131 आएगा, 131.75 में से माइनस करना है 127.52 तो ये आ जाएगा आंसर 4.23 आंसर आ जाएगा 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 पावर 14 जूल। और ऑप्शन डी है 63 इंटू 10 पावर 20 जूल। करो, फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जूल में डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल में है, ध्यान रखना। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, डेल्टा एम आपको मास का डिफरेंस निकालना पड़ेगा मास से, तो डेल्टा एम निकलेगा 1 माइनस 0.993। तो ये ग्राम में आएगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जूल में आंसर आ रहा है तुम्हारे। तो ये आएगा 0.007 ग्राम, 0.007 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे 10 पावर -3 लगा दोगे तो यहां बनेगा 0.007 इंटू 10 पावर -3 और ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 8 और इसका स्क्वायर। बताना क्या आंसर आएगा। सी कैसा आ रहा है यार, 3 3 जा 9, ये बचेगा 7 अपॉन 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -3, ये आएगा 9 और 16 16 कितना बनेगा, 3 0 से 3 0 तो खत्म हो गई, 63 63 16 ही आ रहा है मेरा, तो 16 भी नहीं आ रहा। सी आंसर आ रहा है। सोलह होना चाहिए यार, ये तो खत्म ही हो गया सीधा, ये 16 हो गया तो 14 में नहीं आएगा, ये तो 16 आएगा, इसको 16 करो, 16 आएगा ना 16, इसको 16 कर लो, 10 की जगह 16 करो इसको, 63 इंटू 10 पावर 16 जूल। सी नहीं आएगा बेटा, बी आएगा, बी। ये लिखा हुआ है 63 इंटू 10 पावर 16 कर लो उसको,
14 तो बनेगा भी नहीं कैसे भी, और ना 10 बनेगा, वो 10 गलत लिखा हुआ था, तो 16 कर लो इसको। तो ये हमारे पास अभी तक जो प्रॉपर्टी हुई, एक हुई डेंसिटी, एक हो गई बाइंडिंग एनर्जी, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो तरह से क्लासिफाई किए जाएंगे। एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सी आ रहा है, सी कैसे आ रहा है यार, सी कैसे आ रहा है, 10 पावर 14 कैसे आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बताओ मेरे को। डेल्टा एम की वैल्यू आई 0.007। 0.007 का मतलब हो गया 7/1000। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, हाँ हाँ सही है भाई, मैं गलत हूँ -3 10 आएगा फिर तो, या फिर हम सभी गलत हैं, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। 10 -3 6, और ये हो गया 63 इंटू 10 पावर 10 ही आएगा, सही है। ये बी ऑप्शन आएगा, बी, ये 10 आएगा, मैंने गलत लिख दिया था, बी ऑप्शन आएगा। अरे भाई 7/1000 इंटू 10 पावर -3 और 9 और 10 पावर 16। अब देखो 63 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 16, इसको सॉल्व करोगे तो 63 इंटू 10 पावर 10, ये आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा, बी आएगा, आंसर बी आएगा। पहले केस में मैंने वो -3 की जगह 3 ले लिया था तो 16 हो रहा था, तो आंसर आएगा 63 इंटू 10 पावर 10। आ गया सभी का, चेक करके बताओ जल्दी से, फिर आगे वाली प्रॉपर्टी पे बढ़ूं मैं। बोलिए भाई, आ गया। बी आंसर आएगा, बी। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अब एंगुलर मोमेंटम है वो दो एंगुलर मोमेंटम होंगे न्यूक्लियॉन के पास। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तुमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है ना, तुम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में चक्कर मारते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर मारते रहते हैं, या ऐसा कह लो कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में चक्कर मारते रहते हैं, और इसलिए उनके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं कुछ जो कि फिक्स होते हैं हर स्टेट के लिए अलग अलग। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल से कंपेयर करते हुए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल से कंपेयर करते हुए दो मॉडल आए, दो मॉडल। एक मॉडल आया शेल मॉडल और एक आया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। शेल मॉडल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये दोनों ही न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ठीक उसी तरह से ऑर्बिट में मोशन करते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर ऑर्बिट के अंदर मोशन करते हैं। वापस से ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, शेल मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक उसी तरह से ऑर्बिट्स के अंदर मोशन करते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर मोशन करते हैं। यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप ऑर्बिट नंबर यूज करते हो, SPDF आप यूज करते हो, LKLMN यूज करते हो, इसी तरह से यहां पर भी जो ऑर्बिट्स हैं उनके लिए ऑर्बिट और सबशेल दोनों चीज यहां पर भी होगी। तो कुल मिला के एक लाइन में बोलूं तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। तो अब ये ऑर्बिट के अंदर मैं घुमा रहा हूं, है ना, तो ऑर्बिट के अंदर मैं घुमा रहा हूं, इसको मैं घुमा रहा हूं प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो ये प्रोटॉन है
ये प्रोटॉन है, ये घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, और एक इसका अपना एक्सिस होगा खुद जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा, तो उसके अबाउट ये क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा। स्पिन करने का मतलब क्या है कि ये ऐसे भी चल रहा होगा और सेम टाइम पर अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह से मोशन भी कर रहा होगा। तो रिवॉल्यूशन तो इसके अबाउट कर रहा होगा, इसके अबाउट तो कर रहा होगा रिवॉल्यूशन, और इसके अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेशन करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये जो एटम है या ये जो पार्टिकल है, इसके पास दो मोशन है, एक है ऑर्बिटल मोशन और एक है स्पिन मोशन। तो ये जो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, वो एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट ये स्पिन मोशन करता है, और उस स्पिन मोशन की वजह से इस पार्टिकल के पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी पार्टिकल जो होगा जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके पास, या जो हम बात कर ले बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन भी जो है उसके पास भी क्या होती है, एक अपने नेचुरली एक स्पिन होती है। इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट, खुद से ही एक उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कोई भी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिट्स में चक्कर मार रहा है, तो उसके पास दो मोमेंटम हो गए, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिट में घूमने वाला है, इस ऑर्बिट में घूमने के वाले की वजह से आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अपने एक्सिस के अबाउट पड़े पड़े ये जो स्पिन करता रहेगा उसके वजह से आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्यों आया, ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ड्यू टू स्पिन मोशन of particle about the axis passing through center of mass of the particle। इसकी वजह से इसके पास एक मोशन आ गया जिसको हमने नाम दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और कोई भी प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उसके पास इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, हैज एन इंट्रिंसिक एंगुलर स्पिन मोमेंटम। अब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम शो करते हैं एस से, और ये एस बराबर होता है एस इंटू एस प्लस वन और एच कट। ये एच कट रूट के बाहर है और ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो रूट के अंदर है। एस ये कैपिटल एस है, ये वाला है कैपिटल एस, कैपिटल एस इक्वल्स टू स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस वन कैपिटल एच कट। एच कट का मतलब हो गया एच अपॉन टू पाई। और जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू वो होती है कितनी, 1/2, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये जो एस लिखा हुआ है छोटा वाला एस, ये एस की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये जो कैपिटल एस है, ये वाला कैपिटल एस, इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका एक कंपोनेंट होता है जो कि जेड एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द, ये मैं मिटा रहा हूं एक बार के लिए, इसको मैं आगे समझा दूंगा आपको। द कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब इन जेड डायरेक्शन,
in z direction in that of magnetic field, in that of applied magnetic field, in that of applied magnetic field is known as magnetic spin angular momentum, is known as magnetic spin angular momentum, मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम शो करते हैं किससे, एम एस से, इससे शो करते हैं, इसको हम एम एस से शो करते हैं, मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको हम शो करते हैं एम एस से। और यदि एस की वैल्यू 1/2 है, यदि एस की वैल्यू 1/2 है, तो फॉर एस इक्वल्स टू 1/2 इसकी दो वैल्यू आती है, एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ, एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ। अगर एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल स्पिन, इसको हम नाम देते हैं पैरेलल स्पिन। और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ है तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, यदि प्लस हाफ है तो इसको हम बोल देते हैं पैरेलल स्पिन, और यदि माइनस हाफ है तो इसको हम बोल देते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम की जब मैंने बात की तो पहला एंगुलर मोमेंटम आया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हमने कैपिटल एस से शो किया। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एस इक्वल्स टू स्मॉल एस अंडर रूट में एस प्लस 1 और एच कट जो है वो बाहर है, रूट के बाहर है। ये जो स्मॉल एस लिखा हुआ है अंदर रूट के अंदर, इस स्मॉल एस को हम नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू है 1/2। और कैपिटल एस को हम नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसका यदि मैं कंपोनेंट ले लूं जेड डायरेक्शन के अंदर, तो जेड डायरेक्शन के अंदर जो इसका स्पेसिफाइड कंपोनेंट होता है उसको लिखा जाता है एम एस। एम एस का मतलब होता है मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। प्लस हाफ मतलब पैरेलल और माइनस हाफ मतलब एंटी पैरेलल। फिर दूसरा हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी बात करें, तो दूसरा हमारे पास है कौन सा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वो आया जब जो पार्टिकल है अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा था, स्पिन करने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से आया और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब वो एक पूरे पूरे ऑर्बिट में घूमेगा, यानी कि वो ऐसे घूम रहा है, पूरे के पूरे ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है। तो ये इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको हम नाम देंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे एल से, कैपिटल एल से, या फिर इसको हम लिखेंगे स्मॉल एल वेक्टर में, है ना, ये वेक्टर में। और यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा एल, एल प्लस 1 और कैपिटल एच, एच कट। ये जो एल होगा ये एल, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये वाला जो एल है इसको हम बोलेंगे, या ये जो एल है इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो बाहर लिखा हुआ है ये वाला, और चाहे ये वाला, ये दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। ये कैपिटल एस या फिर ये कैपिटल एल, ये दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। जबकि ये जो अंदर लिखे हुए हैं रूट के, ये क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर। तो ये वाला जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। इसी तरह से ये वाला जो एस लिखा हुआ है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये कैपिटल एस और ये वाला कैपिटल एल या एल बार, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात क्लियर है? क्लियर है भाई?
अब ये जो L है, ये वाला L, इस L की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। इस L की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब 0 1 2 3 इस तरह से इसकी वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज इंटीग्रल, इंटीजर मल्टीपल होंगे इसकी वैल्यू। जिस तरह से हमने स्पिन के लिए, जिस तरह से हमने स्पिन के लिए एक नंबर लिखा मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक उसी तरह से हम ऑर्बिटल के लिए एक नंबर लिखेंगे जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम in a specified direction, in a specified direction, कौन सी डायरेक्शन, z डायरेक्शन, specified direction is known as orbital magnetic quantum number, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम शो करेंगे ml से, उसको हमने शो किया था ms से, इसको हम शो करेंगे ml से। ms की दो ही वैल्यू थी, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। ml की जो वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यू होगी 2l + 1। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml वो कितनी होगी, वो होगी 2l + 1, 2l + 1। मतलब क्या हुआ इस चीज का, L की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 1 2 3। तो अगर मैं L की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो ml की वैल्यू 1 ही होगी। अगर मैं ml की वैल्यू 1 लेता हूं तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और 3 कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी -l, 0 और +l। तो यानी कि ये जो वैल्यू होंगी पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, l -1 कॉमा ये चलेगी +1 होके फिर ये 0 -1 और फिर -l -1, यानी कि -l से और +l तक इसकी वैल्यू होगी, -l to +l। पॉसिबल वैल्यू होगी 2l + 1। फॉर एग्जांपल L की वैल्यू आप 1 लो, L की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आएगा, 2 × 1 + 1, 3 वैल्यू आएगी। तो ml की वैल्यू 3 हो गई। और फिर कहां से कहां तक लाई करेगी, -l से l। तो L की वैल्यू आपने लिए 1, तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी ml की, -1 0 और 1, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए, तो फॉर l = 1, तो ml की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, -1 0 और 1। क्लियर है यहां तक। तो एक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यदि इन दोनों का वेक्टर सम कर दे, यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर दें तो हमें मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की अब मैं बात कर रहा हूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम कहेंगे J से लिखेंगे J, और जो J जो है वो किसके बराबर होगा, वेक्टर समेशन, वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, orbital angular momentum is known as total angular momentum। ये एक पार्टिकल का है, सिर्फ एक पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम।
तो एक पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और एक पार्टिकल के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो एक पार्टिकल के लिए जे जो है, जे की वैल्यू क्या हो गई, एल वेक्टर और एस वेक्टर। जे की वैल्यू क्या हो गई, एल वेक्टर और एस वेक्टर। और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो वही बन जाएगा जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, यानी कि अंडर रूट जे प्लस 1 और ये हो गया एच कट। जहां जो जे है, जे होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये जो जे है, जिस तरह से यहां आपने लिखा ऑर्बिटल क्वांटम, जिस तरह से यहां पर लिखा आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसी तरह से यहां पर लिखोगे आप टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये बनेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, तो फॉर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात करूं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। तो फर्मियोन्स के लिए एस की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो ये क्या है, फर्मियोन्स है, फर्मियोन्स। ये क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। और फर्मियोन्स के लिए जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या है, फर्मियोन्स हैं। तो इनका जो स्पिन नंबर है वो हाफ इंटीजर होता है, हाफ इंटीग्रल। तो एस की वैल्यू हो गई हाफ, और एल की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर मल्टीपल होगी। तो एन की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से होगी। तो अगर मैं जे की वैल्यू निकालूं तो जे की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ प्लस 0, या क्या बनेगी हाफ प्लस 1, या क्या बनेगी हाफ प्लस 2, या क्या बनेगी हाफ प्लस 3, ऐसा बनेगा। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ, यहां से क्या बनेगा 3/2, यहां से क्या बनेगा 5/2, यहां से क्या बनेगा 7/2। तो क्या देखने को मिल रहा है, जे इज ऑलवेज हाफ इंटीग्रल। तो इट मीन्स J is always हाफ इंटीग्रल। J हमेशा हाफ इंटीग्रल होगा, मतलब 1/2 3 अच्छा दूसरी चीज ये ऑड के साथ और होगा, हाफ इंटीग्रल तो है ही है और ऑड में रहेगा हमेशा, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से वैल्यू चलेगी। क्लियर है यहां तक? फिर जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में था मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी तरह से यहां पर भी टोटल एंगुलर मोमेंटम के केस में भी एक जेड एक्सिस के अबाउट एक इसका स्पेसिफाइड कंपोनेंट होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, टोटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, है ना, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्पेसिफाइड कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ Z, component of J, component of J along in specified direction, along in a specified direction is known as magnetic total angular momentum, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम लिखेंगे mj से, इससे लिखेंगे mj से।
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम जे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम जे आर 2j+1, वो था 12+1, इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी 2j+1, और कहां से कहां तक ये लाई करेगा, आई ई एम जे लाइज फ्रॉम -j to +j, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -j से +j तक। क्लियर है यहां तक? तो अब हमारी करीबन 5 प्रॉपर्टीज और रह गई है, वो 5 प्रॉपर्टीज और फिनिश हो जाएंगी, तो जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी न्यूक्लियस की वो हो जाएगी फिनिश। फिर उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे शेल मॉडल। लिक्विड मॉडल हमें नहीं पढ़ना है, शेल मॉडल को ऊपर ऊपर से देखना है बस। शेल मॉडल, शेल मॉडल के बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिविटी, बस ये करना है इसमें। क्लियर है यहां तक? ओके चलो, अब हम मिलेंगे कल, कल की क्लास में मिलेंगे सेम टाइम पर। इसके आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज बची हुई है उनको हम कल डिस्कस करेंगे।